मैं सब परिवार समझता नहीं हूँ, शायद आप समझते हैं, आप समझते हैं तो रोशनी डालें कि ये मतलब क्या योगी जी और मोहन भागवत जी एक तराजू में हैं कि अलग अलग हैं। पहले पन्ने पे भागवत जी का बयान हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में छपा था। सवेरे 8 बजे योगी जी सब चाट चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद अयोध्या गए तो उन्होंने जो कहा है पूरे होशो आवाज में, पूरी रणनीति के तहत। मुझे लगता है वो सब एक लार्जर रणनीति का पार्ट है। भागवत जी जानते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाएगी, भागवत जी जानते, लेकिन भागवत जी कमजोर नहीं है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने एक इस देश के गंभीर व्यक्तित्व के रूप में ये बयान दिया है। तो उन्होंने नागपुर में कार्यक्रम में ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं। जब हम हिंदूवादी किसी भी संगठन की बात करते हैं तो उसमें हम आरएसएस को लेकर के आ जाते हैं। कल भी हमने कहा था कि क्या माओइस्ट या सीपीआई एमएल या एमसीसी या कोई और मतलब रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ करता है तो उसका ब्लेम क्या आप सीपीआईएम पे डालते हैं। लेकिन बगल में जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए कोई मुसलमान चंदा देने को तैयार नहीं है। उनके मैं मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मुस्लिम चंदा ही नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से बनवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। आज मेहमानों की संख्या बढ़ चुकी है। शुरुआत करते हैं मेरे दाएं तरफ से। सबसे पहले संजय जी, सुमित सर, शादाब जी, पुण्येंदु जी, अखिलेश सर, मयंक जी, पंकज जी और रुचित सर, आप सभी का स्वागत है। और मैं अश्विनी हूँ। दरअसल बोलने का अच्छा नाम इसलिए बताना है और दाएं बाएं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऑडियो फॉर्म में भी लोग सुनते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कि बाएं विचित जी बैठे हैं कि संजय जी बैठे हैं, तो क्लियरिटी रहे उसके लिए। चर्चा बहुत लंबा है, लोग ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए डायरेक्ट शुरुआत कर देते हैं विचित सर से। सर, मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, बयान पुणे में दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग राम मंदिर बन गया है उसके बाद भी हिंदू के मुद्दों को उठाते रहते मंदिर को, और वो सोचते हैं कि इन मुद्दों को उठा के वो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो हर जगह मंदिर मस्जिद ढूंढा जा रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, वो गलत है और वो बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि उनके इस बयान की अब अहमियत बीजेपी मानेगी या बीजेपी से जुड़े संगठन मानेंगे जो दिन रात हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने एक इस देश के गंभीर व्यक्तित्व के रूप में ये बयान दिया है। इस बयान की प्रासंगिकता इसलिए है कि जिस समय देश में धर्म के नाम पर लोगों में तनाव व्याप्त हो और ये माना जाता हो कि थोड़े से लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनके जेहन में कहीं ना कहीं ये बैठा हो कि उनकी स्थिति खराब हो रही हो, ऐसे में मोहन भागवत का बयान सबके लिए एक सुकून का एक एहसास दिलाता है। ये तो है, लेकिन सवाल है कि इससे आगे क्या है। हम लोग बचपन में हमारे यहाँ रामलीला होती है, चूँकि ये लोग राम मंदिर की बात की तो रामलीला होती है, तो उसमें भगवान राम और लक्ष्मण जब धनुष यज्ञ का समय होता है तो एक हमें कविता उसकी याद है जो रामलीला में लोग पढ़ते थे। उसमें परशुराम राम और लक्ष्मण के बारे में बोलते थे। पहले संदर्भ ये है कि इन्होंने तो कह दिया कि इस तरह की बातें धर्म के नाम पर और बड़े हिंदू नेता बनने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग उस तरह की चीज़ें करते ही आ रहे हैं। तो उसमें परशुराम बार बार बोलते हैं कि हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो तनिक उधर देखो, वह अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से घावों को मेरे सेक रहा। ये स्थिति है कि क्या मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो सही में बदलाव के लिए है या जिनके दिलों पे चोट लगी है उस चोट को पर एक मरहम है, और वो मरहम सिर्फ अभी के लिए है, आगे जो लोग जिस तरह से करना है वही करेंगे। ये इसलिए कि इससे पहले भी ऐसी स्थितियां इस देश में बनी हैं, और मुझे याद है कि 1994-95 के समय जब रज्जू भैया आरएसएस के प्रमुख होते थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि इस देश को हिंदू और मुसलमान इन्होंने मिल कर के लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए यह देश सबका है, सबके सहयोग से चलेगा। लेकिन उसी के समांतर बाबरी मस्जिद विध्वंस के साये में उस समय भी क्या हो रहा था इसको दुनिया ने देखा था और उस पर किस तरह की राजनीति हो रही थी। तो अगर
ये भागवत जी की बातों को अगर बीजेपी के लोग गंभीरता से ग्रहण करते हैं तब तो ये मानना पड़ेगा कि इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर वही होगा जो अब तक होता रहा है और कम से कम पिछले 30 वर्षों से जो हो रहा है। अखिलेश सर, आप एक बयान और भी है, उस पर जो पूछ लेता हूँ। मोहन भागवत साहब ने एक बार मणिपुर को लेकर भी बयान दिया, जिसमें सरकार तो पहले ही सरकार का स्टैंड तो पता ही है, वो भी बयान दिया, लेकिन उसकी कितनी माना गया कितना नहीं माना गया वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि उसमें कहा था उन्होंने कि मुझे बायोलॉजिकल वाली जो बात हुई थी, बायोलॉजिकल वो काफ़ी पॉपुलर भी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उसको उठाया था। तो उस समय भी एक बयान आया था मोहन भागवत का कि लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि भगवान आप में है या नहीं। तो क्या एक तरीके से जो संघ को लेकर नड्डा साहब का बयान था कि संघ की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा हालत, आपको लगता है कि वो टकराहट है, कुछ टकराव है या नहीं है, या बयानों में सिर्फ दिखता है? देखिए, जो बयान होते हैं संघ प्रमुख के, वो दरअसल भाषण होते हैं। वो भाषणों में से आप क्या निकालना चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से या आपकी जितनी समझ है उसके हिसाब से, वो एक विषय रहता है। अब अभी जो ताज़ा बयान आया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन जो आपने उससे पहले कहा, वो बायोलॉजिकल वाली और नॉन बायोलॉजिकल वाली जो बात कही थी, उसमें भी तब बहुत सीधा साधा स्पष्टीकरण संघ की ओर से आया था कि जो दो बातें जोड़ी जा रही हैं उनका कोई संबंध नहीं है। वो जो बातें वो कह रहे थे, वो बातें अपने उनके पुराने भाषणों में भी वो कह चुके थे। और जहाँ तक मणिपुर का प्रश्न है, तो मणिपुर पे तो एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें मैं खुद मौजूद था। वो संघ के बहुत बड़े नेता के साथ ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने मणिपुर को लेकर वही बातें कही थी जो कि संघ प्रमुख ने कही, और संघ प्रमुख इससे पहले ही मणिपुर को लेकर अपनी टिप्पणी कर चुके थे। अब ये जो पुणे वाला ताज़ा बयान आया है, इसमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो उन्होंने कहा है कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न था, जब ये विषय सुलझ गया तो कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए इस तरह के विषय उठा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा है, और इसका सीधा मतलब यही है कि आप जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे जा करके उनको क्लेम करना, अलग अलग अदालतों में रिट फाइल करना और उसके बाद अदालतों के फैसले आना कि इनके सर्वे कराए जाएं, ये ठीक तरीका नहीं है। और क्या ये अपना आप नेतागिरी करने के लिए कर रहे हो या नेता बनने के लिए आप कर रहे हो? और वो किसके लिए कह रहे हैं ये तो खैर फिर उन्होंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आप जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में इस तरह की जो रेट है उन पर रोक लगा दी कि कोई रेट जो है उस पर सुनवाई नहीं होगी, और ये संभल की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही अपने भाषण में, वो उन्होंने जिक्र किया है कि औरंगज़ेब का जिक्र किया कि भारत की परंपरा ये रही है, सनातन की परंपरा ही कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग विघ्न भी पैदा करते हैं। औरंगज़ेब का नाम उन्होंने लिया कि औरंगज़ेब एक ऐसा ही था जिसने विघ्न पैदा किया था। लेकिन फिर वो थोड़ा और आगे आते हैं, फिर वो कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र ने, जब वो सम्राट थे, महाराजा थे, बादशाह थे, तब उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और ये भी उन्होंने जिक्र किया कि तभी जो है राम मंदिर विवाद का समाधान भी एक तरह से हो गया था, और मुसलमान जो है वो राम मंदिर हिंदुओं को देने के लिए तैयार थे, यानी बाबरी मस्जिद का जो एरिया था वो हिंदुओं को देने के लिए तैयार थे, और इसमें संत ने इसमें पहल की थी। लेकिन तब अंग्रेज़ जो है वो बीच में आ गए, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, और इसलिए उन्होंने ये बात लेकर के आए, और बाद में यही मानसिकता के चलते पाकिस्तान बना। ये सारी बातें उन्होंने अपने इसमें कही है। लेकिन जो बात उन्होंने सर्वे को लेकर के कही, वो बयान उनका 2 साल 3 साल पहले भी इस तरह का आ चुका है। आपको अगर याद होगा तो उन्होंने नागपुर में कार्यक्रम में ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं। आपको यहाँ पर ये भी नहीं भूलना होगा अश्विनी कि जो आरएसएस है उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 1925 में उसकी स्थापना हुई थी, और 2025 में उसके शताब्दी वर्ष समारोह जो शुरू हो रहा है। तो उसमें आरएसएस अपनी ओर से एक ये मैसेज देना चाहता है कि जो उसकी छवि बनाई जाती है कि एक वो कट्टरपंथी संगठन है और वो एक तरह का सांप्रदायिक संगठन है, वो उसके बारे में साफ तौर पर कहना चाहता है कि वो जैसी छवि बनाई जा रही वैसा संगठन नहीं है नैरेटिव की। लेकिन जो बात कह के गए अपने सहयोगी, जो उन्होंने कहा कि जो बात भागवत जी कह रहे हैं वो कितनी मानी जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बात कहना कि सब मिलकर के रहें और इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी कहेगा। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उसमें तो इस तरह के मुद्दे आते ही हैं। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में तो बटोगे तो कटोगे, ये नारा जो योगी जी का चला था वो काफ़ी बीजेपी को पॉपुलर भी और बीजेपी को उसका फ़ायदा भी हुआ। और जब आज भागवत जी का ये बयान छपा है अखबारों में और मीडिया में सुबह चल रहा है, तभी योगी जी का बयान भी आया। उन्होंने संभल का भी जिक्र किया है और भी दूसरे मामलों में जिक्र, औरंगज़ेब का भी जिक्र उन्होंने किया। तो ये एक रियल पॉलिटिक की आवश्यकता अलग होती है, और एक कि सबको मिलकर रहना चाहिए, भाईचारा बना रहे, ये बात कहने की अलग होती है।
तो दोनों में देखना पड़ेगा कि किसकी बात मानी जाती है। और इसमें एक बात और बोल दूँ कि जब अयोध्या का फैसला आया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये तीनों मुद्दे रहे हैं, तो ये पूछा गया था कि काशी मथुरा का क्या होगा। तब संघ ने कहा था कि हमारा जो फैसला था वो केवल अयोध्या के लिए ही था, काशी मथुरा के जब आएगा तब हम विचार करेंगे। तो यानी एक तरह से तभी संघ ने अपने आप को काशी मथुरा से दूर कर लिया। संजय जी, अगर इस बात ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था, माइक सर दे दीजिए अगर एक बार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि संघ प्रमुख के जो कई बार बयान होते हैं वो दिखाता है कि संघ जैसा बनाया जाता छवि, जैसे सर ने कहा, वो सभी को लेके चलना चाहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो भारत और हिंदुत्व की बात करता है। लेकिन उसके उलट जो उसके छोटे संगठन हैं, जैसे वीएचपी हो गया, बजरंग दल हो गया, तमाम जो देश भर में छोटे छोटे संगठन हैं उसके जो उससे एफिलिएटेड हैं, मतलब और भी छोटे छोटे संगठन हैं जिनको, हाँ, लेकिन वो एफिलिएटेड है, लेकिन वो दिखाते नहीं कि डायरेक्टली एफिलिएटेड है। उनके जब कृत होते हैं, जब वो काम करते हैं, जाके लोगों मारते हैं, वैलेंटाइन डे के नाम पे जब हो दंगा होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम करना हो, ये सब करके आप अल्टीमेटली आरएसएस की छवि तो खराब करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम हिंदूवादी किसी भी संगठन की बात करते हैं तो उसमें हम आरएसएस को लेकर के आ जाते हैं। कल भी हमने कहा था कि क्या माओइस्ट या सीपीआई एमएल या एमसीसी या कोई और मतलब रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ करता है तो उसका ब्लेम क्या आप सीपीआईएम पे डालते हैं? कोई भी हिंदूवादी वो करेगा उसका ब्लेम बीजेपी और आरएसएस पे आता है। कहीं भी श्री राम सेने बीजेपी नहीं है जिसने ये धंधा शुरू किया और अचानक श्री राम सेने का इतने नाम हो गया, वो कोई आरएसएस का संस्थान नहीं था। कुछ आपकी बात सही है कि कहीं कहीं किसी लेवल पे कोई अपना नेतागिरी चलाने के लिए वैलेंटाइन डे पे बहुत सारी चीज़ करता है, लेकिन हमारे देश की एक ये भी विडंबना है कि वैलेंटाइन डे को आप जिस तरह से मना रहे हैं, और वैलेंटाइन डे और भी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी से पूछ लीजिए तो उसको याद नहीं होगा। और मतलब एक गंभीर एक मतलब देश के ट्रेजेडी के साथ भी वो जुड़ा हुआ है, वो पता नहीं है। लेकिन बाबा वैलेंटाइन कौन थे वो उसका बाकी चर्चा है। एक चीज़ ज़रूरी है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, आप किसी भी जगह की संस्कृति को अगर भूल जाएंगे तो आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि फैमिली ट्रेडिशन या परिवार के संस्कार, आप अपने संस्कार भूल जाएंगे। आप आरएसएस से सहमत हो नहीं सहमत हो वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आरएसएस के बारे में एक जो था आरएसएस के अंदर और उनके साथ जो कई लोग जुड़े हैं, वहाँ पे एक काफ़ी समय से एक डिबेट था कि आरएसएस पहले किसी तरह का जनसंपर्क का काम नहीं करती थी। जैसे मोहन भागवत मीडिया से भी मिल रहे हैं, बाकी लेखकों से भी मिल रहे हैं, अलग लोगों से मिल रहे हैं। एक काफ़ी बड़ा डिबेट था कि आप एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह, आपके इमेज ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि आप लोगों को लगता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है और जो कुछ भी होता है आपके माथे पे वो ठीकरा फूटता है। लेटली आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में ये एक प्रयास उनकी तरफ से भी हुआ है कि वो खुल करके अपनी एक छवि बताने की कोशिश करें। अब बच गया कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं, मोहन भागवत के कहने का एक तबके में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनका जैसे वीएचपी के ही जो है, मान लीजिए किसी पे अबरेशन कहीं हो जाए, उनका है कि सरसंघ चालक ने कह दिया तो फाइनल वो वर्ड। लेकिन अब होता क्या है कि चूँकि हिंदू या हिंदू कॉज के लिए हमारे देश में आप हिंदू की बात कीजिए तो विली नीली मतलब 47 के बाद या बाद के दशकों में वो कम्युनल हो जाते हैं, लेकिन आप हिंदू विरोधी बात कीजिए तो आप सेकुलर हो जाएंगे। हिंदू विरोधी किसी भी तरह की बात हो सकती है, किसी भी तरह का कॉज को आप उठाना होगा तो आप सेकुलर हो जाएंगे। ये एक विडंबना है। अब इस विडंबना के बीच में बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे, जैसे गौरक्षक वाला इशू हुआ। आप देखिए पीएम का कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उस पर आया था। उन्होंने अपने तमाम राज्यों को कहा कि तुम इस पे जाओ और मुकदमे दर्ज करो जो भी ऐसा करता है। अचानक लोग उसके नाम पे तहसीली चालू हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी को और कुछ हो गया। शाहरुख खान और उनकी सिनेमा को लेकर के हुआ था ना, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के मुंह में फिर पीएम को ताला मारना पड़ा था। उन्होंने पब्लिकली कहा भाई उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना काम कर। एक बड़े आदमी के कहने का फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आप जितना चाह रहे हैं हो सकता है उतना नहीं हो, लेकिन ये शुरू से था कि इसके बाद के मतलब हम ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे, लेकिन हो रहा है ये। तो एक इम्पैक्ट, एक प्रयास है। इस प्रयास को अभी कम से कम हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और थोड़ा प्रेशर बनाना चाहिए कि आगे और भी लोग उसको पॉजिटिव लें।
बड़ा टेम्पटेशन होता है ये जो बोलते हैं उस पर रिएक्ट करने का। तो हाँ, तो पहला इन्होंने 2-4 शब्द जो है संस्कृति और वैलेंटाइन डे। अब संस्कृति कोई स्टैटिक सब्जेक्ट तो है नहीं, इवॉल्व करता है। उसमें अगर बाबा वैलेंटाइन उनका क्या भी हिस्ट्री रहा हो, अगर प्यार का इजहार करने का एक दिन होता है और उस दिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें इसको एडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है। हाँ, भागवत वाली बात पे अब ये देखिए, इसको ये इस तरह का स्टेटमेंट और रिकैलिब्रेशन जब भी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया और तुरंत से एकदम से सारे आरएसएस वाले या उनके सिंपैथाइजर तुरंत स्विच ऑन हो जाएंगे कि नहीं अब हम मुझे तो नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे लॉ कोई बनता है, डॉरी वाला लॉ, सती प्रथा वाला लॉ, अंडर एज मैरिज नहीं होगा, ये सब लॉ बना हुआ है ना, लेकिन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारा चीज़ जो है लैग के साथ उसका इम्पैक्ट दिखता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री का बड़ा लेसन होता है। हाँ, तो हमको लगता है कि भागवत जी का जो स्टेटमेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और आप ये देखिए, नेल्सन मंडेला जब आए थे साउथ अफ्रीका में, और थोड़ा सा सिमिलरिटी है साउथ अफ्रीका में और इंडिया में। इंडिया भी एक यूनिक कंट्री है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और एक बहुत छोटा ग्रुप नहीं है। हिंदू मुस्लिम की जब आप बात करते हैं तो मुस्लिम 20 करोड़ की आबादी वाली बहुत बड़ा है, 14% पॉपुलेशन का। इसी तरह का कुछ कंटेक्स्ट जो है साउथ अफ्रीका का भी है, ब्लैक एंड वाइट वाला। तो नेल्सन मंडेला आए तो उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, सबसे पहला काम में से उन्होंने जो किया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन उन्होंने बनाया था। हमको लगता है क्या कि मोहन भागवत साहब का बयान जो है कुछ उसी दिशा में, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। अब जैसे पास्ट के गड़े मुर्दे, अब हमारा इमीडिएट पास्ट क्या है? हमारा इमीडिएट पास्ट मुगल नहीं है, अरब वर्ल्ड के आतताई नहीं है, हमारा इमीडिएट पास्ट है ब्रिटिश। अब पहले हम अपने लाइफ में देखे हैं क्या कि हम लोग जब थोड़ा सा होश आया तो बड़ी बिटरनेस थी ब्रिटिशर्स के लिए, और जो भी पढ़ते थे सब जगह लगता था कि अरे क्या करके गया है ब्रिटिशर्स ने, बड़ी बिटरनेस। वो धीरे धीरे कम हो गई और अब हमारा इंडिया और यूके का रिलेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा है एकदम सब कुछ। हम लोग को कभी झिझक नहीं होती वहाँ जाने में, या उनको भी कभी झिझक नहीं होगी आने में। वो एक प्रोसेस से हुआ। और थोड़ा सा ये भी कि पावर गेम में वो बहुत सालों तक बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे, नॉट नेसेसरली हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर में भी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे। तो धीरे धीरे रिकन्सिलिएशन में उसी तरह पास्ट के गड़े मुर्दों को कितना उठाएंगे। मेरी ज़िंदगी में ही देख लीजिए ना, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई होगी, या हमसे मेरे साथ भी बहुत लोगों ने गलतियाँ की होगी। हम सब का बदला लेते फिरें क्या? अगर बदला लेते फिरेंगे तो इसी तरह ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन वाला एफर्ट है भागवत साहब का। और मेरे हिसाब से इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन आरएसएस चीफ का ये बयान और बार बार इम्फेसाइज करना, इसका असर तो होगा ही, रैंक एंड फाइल पे असर होना ही है। नहीं, असर तो होना है मयंक भाई। संजय जी भी चले गए, आपने भी उस बात को बोला, लेकिन ये चीज़ मेरे सर के ऊपर से जा रही है कि एक साथ एक ही दिन में 2 विपरीत बयान क्यों आ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा था कि योगी जी को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद, और जिस तरह से उन्होंने बांटो और काटो, क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उस पर एम्फेसाइज़ किया, पूरी पार्टी ने उसके पीछे खड़ी हुई। फिर मोहन भागवत की टिप्पणी उस वक्त भी आई कि हर जगह मत खोदो शिवलिंग को, फिर आज आई, कल आई पुणे वाली टिप्पणी। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो क्या 2 विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं संघ के अंदर, भाजपा के अंदर, या ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम और आप बूझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों स्पेस हमको ले लेनी है, कि हम हिंदूवादी भी हैं और हम उदारवादी भी हैं, हम ही हिंदूवादी हैं, हम ही उदारवादी हैं, या ये वो स्पेस है? तो ये क्या ये जो सोच है, क्योंकि अगर ये योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे होते, कोई और नेता बोल रहा होता, तो शायद मैं आपकी बात 100% मान लेता। पर क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, और अब तब बोल रहे हैं जब वो मजबूत होकर उभरे हैं, अभी भी बाई इलेक्शन में उन तमाम सीटों को जीत लिया जिनको लेकर शंकाएँ थीं इस वक्त में। और यूपी में संभल, जो पंकज जी रोज स्टोरी कर रहे हैं वहाँ से, पंकज जी को दिखाओ अशोक भाई, पंकज जी जो संभल की स्टोरी रोज फाइल कर रहे हैं वहाँ से, कि किस तरीके से संभल एक बड़ा मास्टर प्लान के तौर पे यूपी सरकार पे काम कर रही है, कि ऐसे हम लोग, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स निकलेंगे जहाँ पे इस तरह काम होंगे।
उस वक्त में मोहन भागवत जी का ये कहना कि हमको स्त्री की ताकतों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, जो राम मंदिर बन गया, मैं तो सुबह से असमंजस में हूँ कि ये चल क्या रहा है। मैं संघ परिवार समझता नहीं हूँ, शायद आप समझते हैं, आप समझते हैं तो रोशनी नहीं डालने, समझता हूँ, अखिलेश रोशनी जी डालने की समझते ये होंगे। मतलब क्या योगी जी और मोहन भागवत जी एक तराजू में है कि अलग अलग हैं? नहीं, बहुत सिंपल है सर। जी हाँ, देखिए ना, आप समझते हैं। देखिए, एक होता है ना कहानी, हम सब लोग बैठे हुए हैं, गुड कॉप बैड कॉप वाली बात होती है, ठीक है। वो एक हम लोग के पूर्वांचल में कहावत है कि पंचायत की बात मान ली पर खूंटा जो है बीच चौराहे पे ही लगेगी। बात वही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे, पूरा चूंकि वो ज़्यादा कवर करते हैं, उनको ज़्यादा मेमोरी में होगा। यहीं दिल्ली में ही जिक्र हुआ था, पूछा गया था कि भाई अयोध्या वाला हो गया, आगे क्या एजेंडा है मथुरा काशी का। बात तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वहीं तक था, इसके आगे नहीं है। उसके बाद इतने सारे पिटीशन पड़े हैं, ज्ञानवापी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, उसमें संघ से जुड़े हुए लोग भी। ऐसा तो है नहीं कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन के संबंध नहीं रहे संघ परिवार से। जितने लोग हैं, पूरी एक तरीके से पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको आज की बात बताता हूँ। जो औरंगजेब का जिक्र हो रहा था, अयोध्या में गए, वो भागवत कथा हो रहा था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ी उनकी दुर्गति देख लीजिए। और औरंगजेब के बच्चे मुझे बताया गया कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था। सवेरे वो सारे अखबार पूरा पढ़ जाते हैं, पूरा पढ़ जाते, विज्ञापन तक पढ़ जाते हैं। पहले पन्ने पे भागवत जी का बयान हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में छपा था। सवेरे 8 बजे योगी जी सब चाट चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद अयोध्या गए तो उन्होंने जो कहा है पूरे होशो आवाज में, पूरी रणनीति के तहत। जानबूझ के उनको नहीं, गुड कॉप बैड कॉप क्या है। भागवत जी संघ प्रमुख हैं भाई, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला है। उनको इतने बड़े आदमी को छोटा सा सिपाही सलाह दे नहीं, रहा नहीं, है। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका यही है। ये जो शुरुआत की है कि संघ प्रमुख ने कह दिया, तो क्या अब तो मंदिर खोदने वाली बात नहीं हो रही, अब बंद पड़े मंदिर तलाशे जा रहे हैं। जब से वो सुप्रीम कोर्ट ने कह पंकज जी, दिया, अगर सुन तो लीजिए सुनिए मेरी ना, बात, हाँ। अगर पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा होता और फिर संघ प्रमुख ने कहा होता तो माना जाता कि भाई ये मेन लाइन है। पर संघ प्रमुख के कहने के बाद, अखबार में छपने के बाद, उनके चार्ट लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद फिर योगी जी का ये कहना, इसीलिए इसमें नहीं, असमंजस। भागवत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वो जो ये कह रहे हैं ना, बृहत्तर भारतीय समाज और उसकी रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, योगी जी का अलग है भाई। महाराष्ट्र में देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक है, सेफ है, उसका एक मॉडरेट फार्मूला है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी वही बात कही जो योगी जी ने कही। अजीत पवार को नहीं अच्छा लगा, लेकिन बीजेपी के लोग बोलते रहे, सूट कर रहा बॉस। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई सीजेआई जो थे चंचूड़ जी, उन्होंने कहा कि भाई सर्वे होते रहना चाहिए, पर चरित्र हम कैरेक्टर नहीं बदलेंगे। भाई ये तो पता लगा सकते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, कब का है, नहीं है, पुराना, ठीक है। अब हो गया सर्वे ही रोक दीजिए, तो सर्वे रुक गया तो भाई लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, जो बंद पड़े मंदिर थे वही खोलने लगे हैं। तो भाई आप कहेंगे कि आम नहीं तो अमृत तलाश लेंगे, ये रुकेगा नहीं बॉस, ये निकल चुका है एक बार। और ये जो कह रहे हैं कंसिलेशन वाला, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी बैठ के चले गए राठौर विचित्रमणि जी, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। वो कहे कि तनाव है, कहाँ तनाव है भाई? तनाव कहाँ के? तनाव पहले भी था, आपने इसको ढक रखा था। एक नैरेटिव था जिसमें ढक के रखा गया था, इसीलिए तनाव नहीं दिखता था। अब तनाव दिख रहा है, दिख नहीं रहा, उनकी समझ में दिख रहा है। इसीलिए मैं उनसे भी डिसएग्री करता हूँ। पता नहीं बोल के चल गए तो काउंटर करना ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैं ये जो कह रहा हूँ, भागवत जी इससे पहले भी कहते रहे, पहली बार नहीं हुआ, ये कहते रहे और कहते रहेंगे भी। लेकिन ये दूसरे जो एलिमेंट हैं, दूसरे जो ताकतें हैं, दूसरे जो चेहरे हैं, नेता हैं, आप प्रधानमंत्री जी का ही जिक्र कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का। साध्वी प्रज्ञा वाला मामला था ना, भोपाल की जो सांसद थे, उन्होंने वही, मुझे लगता है मंगलवार को बैठक हुई थी जो पार्लियामेंट में करते हैं, तभी उन्होंने कहा था। पर उसके बाद तो वो भी वही बात बोलते हैं जब चुनाव प्रचार शुरू होता है। तो भाई एक रियल पॉलिटिक होता है। भागवत जी एक संघ परिवार के प्रमुख है, उस नाते उन्होंने ये बात की। जब ज़मीन पर आप राजनीति करते हैं, आपको इसको एड्रेस करना पड़ता है। वो एड्रेस योगी जी ने किया और करते रहेंगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि आपने खारिज कर दिया, इसलिए हमको रिस्पॉन्ड करना अभी इस टाइम नहीं होगा आपका वो कंसिलेशन वाला, अभी टाइम नहीं आया बॉस। हम वही बोल देते हैं। क्या हम, मेरे कहने का मतलब क्या है? आपका जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है, नहीं, यूटोपियन है, आइडिया अच्छा है, लेकिन not at all, हमको इस पे- समझाने दीजिए। नहीं, आप मैं अपनी एक बात रख लूँ। मुझे लगता है ये तो आप कह रहे हो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हिंदू समाज के भीतर भी एक तरह का जो भेदभाव और अन्याय चलता आया है, मुझे लगता है उसके लिए भी इस तरह की पहल करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि समाज में भी समरसता बनी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है ये। लेकिन ये एक ऐसा विषय इस पर आप अलग से चर्चा कर सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब एग्जैक्टली यही था। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन से मेरा मतलब ये था कि योगी जी जो बोल रहे हैं वो भी समाज का रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं है कि उस योगी जी अपने मन से बोल रहे हैं। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके मन में ये है। भागवत जी जो बोल रहे हैं वो भी समाज के बहुत बड़े तबके का वो व्यू है।
दोनों में डायलॉग होगा, थोड़ा टकराव भी होगा, उसके बाद जब सामने आ जाएंगे उसके बाद ही तो रिकन्सिलिएशन होगा। मेरे कहने का मतलब यही था। एक चीज़ बताइए कि जब आपकी इसी बात को मैं लूँ तो जो बाबरी मस्जिद विवाद था, क्या इसको सुलझाने के लिए प्रयास नहीं हुआ था? कब से ये विवाद भी कितना पुराना है और इसको सुलझाने का प्रयास भी कब से हो रहा है? खुद आज भागवत जी का जो बयान छपा उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये तो बहादुर शाह जफर के वक्त पे तय हो गया था, इशू रिजॉल्व हो चुका था कि ये जो इलाका है ये पूरा क्षेत्र वो सौंप दिया जाएगा राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने आके बीच में उसमें विघ्न डाल दिया, उसको रोक दिया। तो ये तो कोशिश तो हुई है ना। अब बात क्या होती थी कि आप हमें ये 3 दे दीजिए, हम बाकी पे दावा छोड़ देंगे, अयोध्या, काशी, मथुरा। लेकिन क्या मुस्लिम पक्ष कभी इसके लिए तैयार हुआ? आप बताइए, क्या कोर्ट तक मामला नहीं गया? ये जब आप इस तरह की बात कहते हैं, जो पंकज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, यूटोपियन आइडिया है, आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए पहल तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। एक तरफ से पहल से तो काम नहीं चलेगा। दोनों तरफ से, मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, अलग अलग विचारधाराओं का हाँ एक एक्सप्रेस एकदम ठीक से एक्सप्रेस होगा, उसके बाद रिकन्सिलिएशन होगा। और मोहन भागवत बार बार बोल रहे हैं और सोच समझ के बोल रहे हैं, इसका असर होना ही है। हाँ नहीं बोलते। सुमित सर थोड़ा आप भी बोल दीजिए बस। नहीं आप बोलो। नहीं देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 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 जो है उन्होंने सही बात कही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका जो बयान है उससे इस मामले का हल नहीं निकलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आएगा उसके बाद ही जो ये विवाद है वो ख़त्म होगा। क्योंकि जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि भागवत जी कुछ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ और कह दिया और बाकी लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं। तो इसमें देखिए एक राजनीतिक दल को फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ासतौर पे आप जो संभल का की अगर आप बेल्ट देखें तो संभल बगल में मुरादाबाद है, रामपुर है, तो ये सब जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि वो इलेक्शन वहाँ हारते रहे हैं। संभल में लगातार जो ज़ियाउर रहमान बर्क जीते हैं, इनके दादा चले इलेक्शन जीतते रहे थे। बगल में आज़म खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुरादाबाद में भी सपा जीतती रही है। तो मुझे लगता है कि संभल में जो ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ हो रहा है वो शायद दूसरे आज़म खां भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज़म खां के खिलाफ इसी तरह के मुकदमे लगे थे कि भैंस चोरी के, किताब चोरी के, एक लाइब्रेरी की उनके ऊपर डकैती तक का केस लगा था। तो अभी तक ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ 3-4 मुकदमे हो गए। एक तो बिल हाँ नहीं मैं पूरी बात एक तरफा हो जाएगा। देखिए, आपने कहा कि मुकदमे लादे गए। जनाब आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के किंग खान कहे जाते हैं सियासत के, उनको कोर्ट से सजा हुई है, किसी सरकार ने उनको सजा नहीं दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ जो मुकदमे और जियाउर रहमान बर्ग जो है उन पर भी मुकदमा हुआ। अब अदालत तय करेगी। बिजली चोरी करते नहीं कि एक नैरेटिव कह रहा है कि उनके यहाँ सोलर पैनल था, फलाना था, ढिमकाना था, एक ने कहा कि नहीं भैया मीटर के 0 यूनिट थे। आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं कुछ उसके आगे भी कुछ बोलता शायद आपने चोरी हो गई, वो चोरी हो गई, तो मुझे लगा जैसे मैंने कहा कि आपने पूरी बात मुझे खत्म नहीं करनी थी। शायद आप शायद पूरी बात सुनते तो शायद मेरी बात से सहमत होते। तो मैं कह रहा था कि आज की जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, तो उसमें एक सही है कि सांसद होने के नाते बिजली बिल 0 कैसे आ रहा था ये उनको जवाब देना पड़ेगा। और अभी शायद वो 6 बजे कुछ जवाब भी देने वाले हैं, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जवाब देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी बेल्ट है वेस्टर्न यूपी की, यहाँ निश्चित तौर पे भाजपा कमज़ोर रही है। और संभल एक हो सकता है कि वो एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एएसआई की टीम भी वहाँ गई, उन्होंने कुछ जो है मैपिंग की और वो चुपचाप उनको काम करने दिया गया, मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया गया। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप खुदाई करने जाएंगे किसी भी उसकी, तो सबसे ज़्यादा तो बौद्ध शासन रहा है इस देश पे, आपको हर जगह बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। तो उसके आधार पे तो मतलब ये तो एक बड़ा व्यापक चर्चा वाला विषय है। और मेरा ये मानना है कि जो मेन मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, या देश की और जो समस्याएं हैं, उस पर आज डिबेट नहीं हो रहा है। आज जो डिबेट हो रहा है वो मंदिर मस्जिद पर डिबेट होता है। जो आप पूरा देखिए कि संसद का सत्र इस पे वॉश आउट हो गया अम्बेडकर जी के नाम पे, या जो पूरे देश में जो एक चर्चा का जो विषय है वो मंदिर मस्जिद है। तो मुझे लगता है कि ये जो इशू है मंदिर मस्जिद एकदम आस्था का विषय है, और इस पे व्यक्तिगत इंसान का वो तय करना होता है। अब जैसे बहुत से लोग मुस्लिम, आज आप देखिए राम मंदिर तो बन के तैयार हो गया, अच्छी बात है कि करोड़ों लोगों की भावनाएं थी, बन गया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बगल में जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए कोई मुसलमान चंदा देने को तैयार नहीं है। उनके मैं मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मुस्लिम चंदा ही नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से बनवाएं। उन्होंने बड़ा व्यापक नक्शा उशा पास कर रखा है। तो मुसलमानों का इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे? हाँ, मैं
देखिए अब क्या, हाँ हाँ, तो हाँ, अच्छा सवाल ये है कि भाई देखिए हाँ, इनका भी नंबर बाकी है। सवाल ये है कि देखिए ये व्यक्तिगत आस्था है। मेरे 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 गली में मस्जिद हो सकता है कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे मैं नहीं जा पाता। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं घर पे ही नमाज़ पढ़ लेता हूं। तो ये बड़ा व्यक्तिगत विषय है कि जो आस्था है, तो मेरा लार्जर अगर प्रोस्पेक्टिव में बात कीजिए, तो अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मुझे दुख होता है कि जो आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो दूसरे इश्यूज़ हैं, उन पर बात नहीं होती। आप देखिए रशिया ने कैंसर का टीका बना लिया, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ चला गया, और हम लोग मंदिर मस्जिद पे में बात कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये जो है थोड़ा उचित नहीं है। कमिंग बैक टू भागवत जी और योगी जी का जो इस पे आपने टॉपिक शुरू किया था, मैं जो बात आपने बोली है मयंक सर, इस पहेली को क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार को एक कार्डर बेस्ड संगठन, अनुशासित संगठन के तौर पर देखा जाता है, और वहाँ पे आप पर्दे सामने कुछ कहें, पर्दे के पीछे कुछ करें, समझ में आता है। पर दोनों आदमी पर्दे के सामने आके एक ऐसी बातें कहें जो विरोधाभासी हो, वहाँ पे गलत मैसेज जाता है। ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। संघ के अंदर के जो काडर के लोग हैं, जो उनके लोग हैं, पर योगी उसी तरफ के हैं। योगी तो बीजेपी के भी नहीं है। आरएसएस की, पर वैसे आप देखेंगे तो वो हिंदू महासभा की मुखालफत करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, तो आप साथ नहीं है तो मुखालफत भी नहीं है। मुखालिफत की बात नहीं, लेकिन आरएसएस के नहीं है, स्वयंसेवक नहीं है। उसी विचारधारा के लोग हैं ना सर। विचारधारा तो से मैं उस विचारधारा की बात कर रहा हूँ। और ये भी योगी की जो मूल पार्टी, वो जहां तक मेरी जानकारी, वो हिंदू महासभा है। हिंदू महासभा से फिर वो वाया बीजेपी में है। नॉर्मली वो हिंदू उनका जो क्या, युवा वाहिनी क्या है? अवैधनाथ जी तो हिंदू महासभा के बड़े नेताओं में से रहे हैं। नहीं तो मैं इस मतलब पार्टी के लिए, काडर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है कि मोहन भागवत की दिशा में जाना है या योगी की दिशा में जाना है। जो सुमित सर ने ये बात कही कन्फ्यूज़न वाली, वो बात सही है। मुझे लगता है संघ की वो रणनीति है कि संघ प्रमुख इस तरह के बयान देंगे बड़े मंच पर, बड़ी बड़ी बातें, सर्वधर्म संभाव, लेकिन जो पंकज सर कह रहे थे पॉलिटिकल रियलिटी की, संघ इस बात को भी समझता है। तो वो दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, इसीलिए वो कन्फ्यूज़न बना के रखना चाहते हैं। अब आप तमाम संघ के पुराने बयानों का आप देखिए, हिंदू कौन है? वो हिंदू को मुस्लिम से अलग नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। मतलब हिंदू भी हिंदू है, और जिसको आप मुस्लिम कहते हैं वो भी हिंदू है। लेकिन जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ठीक है, सब हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, कहाँ बाहर से कौन आया। लेकिन क्या एक आम जो बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी समर्थक है, क्या वो मुस्लिम को हिंदू समझता है? नहीं समझता। क्या उस तरह से आपस में रिश्ते हो रहे हैं लोगों के? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मानता है हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है। मंच पे बात करना, बड़ी बड़ी बात करना एक अलग बात है, पॉलिटिकल अपने कैलकुलेशन देखना अलग बात है। संघ प्रमुख की जिम्मेदारी है इस तरह की बातें करना। लेकिन जो मयंक सर कह रहे थे कि टाइम लैग होता है, कोई बात होती है वो धीरे धीरे जाती है, वो धीरे धीरे नहीं आने वाली है, क्योंकि सच्चाई यही को धीरे धीरे आने भी नहीं देना है। वो जानते हैं कि धीरे धीरे ला करके इतना सार्वधर्म संभाव करके बात बननी नहीं है। जिस तरह की राजनीति आप देखिए ना, खुलेआम महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह बटोगे कटोगे के जिस तरह का नारा लिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको एक है तो सेफ है, 2 वर्जन थे, एक ही नारे के 2 वर्जन थे, दोनों अलग नहीं थे। दोनों वोटर चाहिए। वो उसको देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गिलास आधा है भरा है, बस इतना ही अंदर था, बाकी वो देखने का नजरिया हमारे लिए दोनों ही नारे काम के थे। हालांकि उन्होंने ज़्यादा जोर, चूंकि मोदी जी की बात थी तो उनको एक है तो सेफ है पे देना था। पहले भी उन्होंने कहा था एक शिवलिंग मत ढूंढो मस्जिद के नीचे। क्या कोई सुन रहा है? क्या योगी जी नहीं सुन रहे? मतलब क्या भागवत जी इतने कमज़ोर हो गए कि संघ प्रमुख की बात ही नहीं सुनेंगे? जिस दिन वो बोलेंगे, एक दिन पंकज सर ने विस्तार से भागवत जी की मौन सहमति है, आप ये कह रहे हैं? अब मुझे जो योगी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सब एक लार्जर रणनीति का पार्ट है। भागवत जी जानते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाएगी, भागवत जी जानते, लेकिन भागवत जी कमजोर नहीं है। प्रमुख है भाई, वो आरएसएस प्रमुख है। तो आप संविधान की शपथ लेके तो सब आते हैं। देखिए, संविधान की शपथ लेके तो सारे सांसद आते हैं। कौन संविधान को वहां पे मानता है? जो दिन रात हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आप देखिए, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, आप भाषण सुनिए, रोज संभल इस पे ही ज़्यादा उनके बयान आ रहे हैं योगी जी के। कभी दूसरे डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे उतने बयान नहीं आते जितने कि धार्मिक मुद्दे। ठीक है, हमें आरोप लग सकता है मीडिया ज़्यादा इस तरह के बयानों को हाईलाइट करती है, लेकिन वो अपनी पक्षधरता साफ साफ जाहिर करते हैं। सनातन राष्ट्रीय धर्म खुल के कहते हैं, खुल के वो हिंदू हित की बात, हिंदुत्व की बात करते हैं। कहीं से भी लगता नहीं है वो 80-20 की बात भी करते हैं।
तो संविधान की शपथ लेके जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, आप अपनी भाषा आप बिल्कुल क्लियर करते हैं ताकि आपकी मैसेजिंग क्लियर हो। आपको आपका वोट चाहिए, 2027 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकसभा आप हारे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से हारे हुए हैं, तो आप उनको, और योगी जी को क्लैरिटी, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो चक्कर में नहीं आने वाले हैं मोहन भागवत जी के बयान के। अब उनको जो करना है वो आप देखिए, उस लोकसभा हारने के बाद से क्या उनके बयानों में कोई परिवर्तन आया है? वही आक्रामक हिंदुत्व की जो उनकी भाषा है, संभल, उसके बाद काशी मथुरा, हर तरह से जिस तरह से बयान देते हैं, रोज कोई ना कोई दूसरे तीसरे चौथे दिन एक बड़ा बयान आता है। और ख़ास बात है कि योगी जी के बयान सिर्फ यूपी में मुद्दा नहीं है, वो अब तो दूसरे राज्यों में भी जाके उनके ही बयान पॉपुलर हो रहे हैं। वो जिस तरह के नारे लाते हैं वो उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो और आप जैसे अश्विन ने जो सवाल उठाया कि भैया आरएसएस है, लेकिन वीएचपी की लैंग्वेज अलग नज़र आती है, बजरंग दल तो और ज़्यादा एकदम ही, वो कई बार आपको लगता है कि एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जाके लाठी लोगों को वो करना, खासकर वैलेंटाइन डे के दिन तो हर साल खबर आती है। क्या वो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन नहीं? अब आरएसएस पल्ला झाड़ ले कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं इनसे। क्या वीएचपी के नेता जिस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या वो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन नहीं? आरएसएस कहते वीएचपी से हमारा कोई लेने देना नहीं। तो मौके की बात आप कह दो बीजेपी से हमारा लेने देने नहीं, बीजेपी कहती है हमारे जो विचारधारा है वो आरएसएस से आती है, हम आरएसएस के ही वो हैं, हाफ पैंट पहन के आप, या अब तो फुल पैंट हो गया, आप सालाना उसमें भी जाते हैं। तो गोलमोल सा मामला है, बड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अंदर सब एक है और रणनीति वही है कि आगे कैसे सत्ता बनी रही है। और देखिए, सत्ता से तो सब कुछ मिल रहा है ना, जो आरएसएस नहीं कर पाया वो सत्ता आने के बाद ही तो आप 370 लागू कर हटा पाए। आप राम मंदिर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप यूसीसी की बात कब कर रहे हो? सत्ता से। क्या आरएसएस के सिर्फ शाखाएं लगाने से हासिल हो रहा है? मोहन भागवत भी जानते हैं कि वो सिर्फ शाखा लगा के हासिल नहीं होगा, सत्ता ही अंत में कुछ कर पाएगी। तो सत्ता तो जैसे भी आएगी, ये इनके प्रकरण, वो पुराना राजनीति तो रहा नहीं, वो नानाजी देशमुख के ज़माने की बात तो, दीनदयाल उपाध्याय के ज़माने की बात तो है नहीं। अब तो बड़ी आक्रामक पोलराइज राजनीति है। 10 साल से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देखिए क्या चल रहा है, जो डिबेट की बात कर रहे थे, जो चैनलों में हिंदू मुस्लिम रोज चलता है, और जैसे कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। तो जिस तरह आप खाद पानी डाल रहे हो, हाँ, आपत्ति आपको उससे हो सकती है कि आपकी खाद पानी पे कोई और तो नहीं फसल उगा रहा है, जिसमें भागवत साहब ने भी इशारा कर दिया कि हर कोई हिंदू नेता बनना चाह रहा है। भाई खाद पानी आपने डाला है, फसल कोई और दाएं बाएं छोटे मोटे संगठन तो नहीं उगा रहे हैं, तो वो एक दिक्कत उधर भी हो सकती है। तो मुझे लगता है ये भी इशू है। सर कुछ कटाक्ष कर रहे थे, बताइए। हाँ, हम बिल्कुल ही एग्री नहीं करते हैं। और हमारे कौम की एक बहुत बड़ी बीमारी यही है, हम लोग हियर एंड नाउ पे इतना ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं ना। थोड़ा सा हम लोग स्कूल में जो पहला लेसन जो पढ़े थे इतिहास का, वो था कांग्रेस, जो हम इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग 2 ग्रुप था, नरम दल गरम दल। रिकन्सिलिएशन हुआ कि नहीं? फिर कि कोई एक ग्रुप डोमिनेंट हो गया था कि नहीं, और बाकी साइडलाइन हो गए थे कि नहीं? ये अभी की बात है। हमारी सबसे बड़ी पार्टी जो थी उस समय, उसमें ऐसा हुआ। अलग अलग विचारधाराएं इस देश में हैं, फाइनली रिकन्सिलिएशन होगा। ये अभी का मोमेंट पे, हम अभी के मोमेंट पे बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल लेना, मेरे हिसाब से इसी को हम बोल रहे थे। सर मैं बात, आप जो रिकन्सिलिएशन की बात करें वो समाज के तौर पे तो होगा, सभ्यता के तौर पे होगा, लेकिन आरएसएस में हो जाएगा कि आरएसएस के थॉट और वीएचपी के थॉट और वो सब देखिए, वो तो मुझे पचती नहीं, वो बात मुझे पचती नहीं है कि संघ प्रमुख अगर चाहेंगे और वो अगर उनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके ही जो वैचारिक हाथ पानी उन्हीं के थ्रू आता है, वो चाहेंगे और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो बात नहीं पचती। अरे कांग्रेस में महात्मा गांधी अनडिस्प्यूटेड किंग थे ना, उनको भी डिफाई किया जाता था ना। लेकिन फिर क्या, तो ऐसा होता है, डेमोक्रेसी है ये, इसमें लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये हेल्दी है, इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अलग अलग बयान आ रहा है, फाइनली हम एक अच्छे लार्जर गोल को अचीव करेंगे। नहीं तो फिर देखिए, गांधी जी तो अनशन पे भी बैठ जाते थे और खुलेआम विरोध करते थे। वो नहीं 2 साल बाद का इंतजार करेंगे, 2 साल बाद किसी और मंच से हम जाकर के वो करेंगे। गांधी जी और भागवत जी को दोनों में बहुत फर्क है सर, ये बात आप जान लीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल फर्क है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों एकदम अलग अलग समय में हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। हम एकदम से इक्वेट नहीं कर रहे कि दोनों एक हैं, शायद इक्वेट ना भी हो पाए। चलो आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये जो अंत की बातें होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये अंत में तो शुरू में बोलना चाहिए था। हाँ निकल चुका होगा ये वीडियो, ये क्लिप आगे काट के लगा देंगे ताकि पूरा देखा करिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।